चलिए सब नंबर में अंतर सिखाया और वहां मैंने ये भी सिखाया किस प्रकार से आप समझें कब ऑक्सीडेशन स्टेट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर रेंज से बाहर चला जाए तो आपको समझ जाना है वहां हमें ऑक्सीडेशन स्टेट की आवश्यकता है। हाँ ठीक है, मेरे शब्दों मुझसे मैंने आपके दिमाग में इंप्रेशन बनाने के लिए मैंने कहा जरूर कोई झोल है। पॉइंट नंबर 2, अगर कभी वो फ्रैक्शनल आ जाए तो समझ जाना वहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होने वाला है। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2, हमारी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हमें ऑक्सीडेशन नंबर की आवश्यकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट की असर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए ओएस को भी समझना जरूरी है, ओएन को भी। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में ओएन बस का काम है। मैंने कहा इस ऑक्सीडेशन नंबर का एक सबसे बड़ा जो काम है वो है किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालना। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है एन फैक्टर की। हालांकि एन फैक्टर मात्र एक तरीका नहीं है, आप रिएक्शन के बेसिस पे भी इक्विवेलेंट वेट बता सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो हाइड्रोजन के 35.5 ग्राम से कंबाइन होता है, वही वाला वेट उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। किसी भी सब्सटेंस का कितना भी वेट कितने से भी कंबाइन हो, आप तो उसे हमेशा हाइड्रोजन सोचा करो। इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल। वहां मैंने आपको रिएक्शन के एन फैक्टर का कांसेप्ट सिखाया। मैंने कहा जो रिएक्शन का एन फैक्टर अपने आप में बड़ा जादुई है। अगर रिएक्शन का एन फैक्टर पता हो तो किसी भी मॉलिक्यूल का एन फैक्टर निकाल सकते हैं। एक बच्चे ने कहा था सर इसको हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं, स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने वो अमोनिया वाला केस लिया था, N2+3H2 से बना था 2, नोट्स रिवाइज करते हैं ना। N2+3H2 से बना था 2NH3, उसका एन फैक्टर 6 आ रहा था। तो बच्चे ने कहा कि सर इसका एन फैक्टर 6 है और अगर हमें N2 का H2 का या अमोनिया का एन फैक्टर निकालना तो अपने एक रूल बना लेते हैं, जो इनका स्टोइशियोमेट्री है उससे रिएक्शन के एन फैक्टर को डिवाइड कर दो। N2 का एन फैक्टर कितना था 1, तो 6/1 यानी उसका एन फैक्टर कितना होगा 6। हाइड्रोजन कितना था 3, तो 6/3 2। चाहे ऐसे सोचो चाहे वो जो अपना यूनिवर्सल तरीका था वो तो है ही सही। हेलो, फिर मैंने आपको यहां पे कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बताया। कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बहुत सरल भाषा में हमें यह कहता है कि अगर ए और बी की रिएक्शन हुई तो आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, आप तो बस दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर दो, इक्वेट। तो प्यारे बच्चों, दो छोटे छोटे टॉपिक ग्राम इक्विवेलेंट के ऊपर सवाल और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन सिखाना है और उसके बाद फिर शुरू करेंगे अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलेगा? तो कॉपी में कुछ एक सवाल अभी बच्चे हैं, लिखिएगा अगला सवाल। 1 मिनट, क्या हर बच्चे को कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का लॉजिक याद है ना? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, इतना पता है ना? और इन फैक्टर निकालना आपको आता है। लिखना जरा पहला सवाल, कैलकुलेट कैलकुलेट मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट, कैलकुलेट मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट, moles of ferrous oxalate required to be completely oxidized, required to be completely oxidized by, मैंने एक वर्ड बोला कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, इस शब्द पे चर्चा हो चुकी थी। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज बाय 0.2 मोल 0.2 मोल ऑफ केमनोफोर, ऑफ केमनोफोर इन एसिडिक मीडियम। मैंने मीडियम स्पेसिफाई किया है तो बच्चे को समझना पड़ेगा कि केमनोफोर +7 से कहा जाने वाला है +2 में। बस आप तो इतना समझो कि क्या फेरस ऑक्सलेट और केमनोफोर के बीच में रिएक्शन हो रही है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बस इतना समझो भाषा में क्या कह रहा है कि FeC2O4 का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। तो आप सब जानते हैं, मैंने कल कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए आपको तरीका बताया था, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं ऑक्सीजन को छोड़ के उनको अपने चरम सीमा पे पहुंचा दो। याद आ रहा है? मतलब आयरन को कहां पहुंचाना है +3 में, कार्बन कहां पहुंचाना +4 में। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एक बड़ा फेमस सवाल आता है, अभी उचित समय नहीं कराने का, जब आपसे कहता है नाइट्रोजन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो आधी जनता कुछ और करती है लेकिन आंसर तभी आएगा जब नाइट्रोजन +5 पे होगा। इस वर्ड का मतलब समझिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इज दिस क्लियर? तो प्यारे बच्चों, कार्बन कहां लाके छोड़ो +4 पे। अब Mn पे कितना चार्ज है +7, इसे कहां लाके छोड़ोगे +2 पे।
ये मेरे मन में है, मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस फिर क्या था, आपसे फेरस ऑक्सिलेट का क्या पूछा है, मोल, और केमनोफोर का भी क्या दिया है, मोल। मुझे दोनों का ग्राम इक्वेट करना है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ केमनोफोर, हाँ या ना। ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो क्यों हुआ, ये ना सोचो कैसे हुआ, बस हर ग्राम इक्विवेलेंट एन फैक्टर। यहां पे किसके मोल, फेरस ऑक्सिलेट के, ये हमें पता करने हैं। और अब मुझे फेरस ऑक्सिलेट के एन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो देखो फेरस ऑक्सिलेट में एन फैक्टर निकालने का कौन सा केस चलेगा, केस 1 की केस 2, केस 1 की केस 2। एक से ज्यादा स्पीसीज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बोलो हाँ या ना। ये केस कितना, बस खेल खत्म हुआ भाई साहब। हर बच्चा सॉल्व कर ले और मोल निकाल ले। कर लेंगे सभी लोग। तो ऐसे सवाल दूंगा, अब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक, लॉजिक क्या है, बस आपको ये देखना है कि मुझे किसके किसके बीच में ग्राम इक्वेट करना है। कभी वेट की बातें करूंगा, कभी वॉल्यूम की बातें करूंगा, जिसकी बातें करूं, जिसके बारे पूछूं, बस वो फॉर्मूला लगाना है। इमेजिन करो आज मैंने फेरस ऑक्सिलेट का वेट पूछा होता, मान लो, तो आप यहां किसका फॉर्म लगाते हैं, वेट का। वेट अपॉन बराबर मोल इंटू, सर यहां मोल क्यों लगाए, अरे इसका तो मोल दिया है ना यार। तो ग्राम इक्वेट के ढेर सारे फॉर्मूले थे कि नहीं थे, और सबको इक्वेट कर सकते हो। वेट की बातें करें तो वेट लिखना, मोल की बातें करें तो मोल लिखना, बस चलेगा। बोलो आंसर कितना आया, लिखो फिर अगला सवाल। कैलकुलेट, कैलकुलेट मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्सलेट, कैलकुलेट मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्सलेट। फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं, लिख दूं बच्चों, फेरिक ऑक्सलेट required to be completely oxidized by completely oxidized by 0.3 mole, 0.3 mole of KMNO4, of KMNO4 in acidic medium। क्या हर बच्चा सवाल समझ गया। आज फिर से मुझे इन दोनों के बीच में कौन सा कंसेप्ट लगाना है, ग्राम इक्विवेलेंट। अब एक बच्चा मुझसे कह सकता है, सर आप ग्राम इक्विवेलेंट क्यों कर रहे हो, अगर मोल कंसेप्ट सवाल करते तो पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ती, पूरा बैलेंस करना पड़ता। समझ पा रहे हैं क्या। और हम वो नहीं करना चाहते, हम रिएक्शन लिखने के झमेले में नहीं पड़ना चाहते। अब ये मत कहना ये मैंने रिएक्शन लिखा था यार, ये तो बता रहा हूं, ये रिएक्शन लिखना होता है क्या, ये तो बस बता रहा हूं पहुंचा कहां है। रिएक्शन लिखना होता है तो पूरा रिएक्शन लिखते, पूरा प्रोडक्ट लिखते, पूरा बैलेंस करते। इज दिस क्लियर। अगले सवाल को ट्राई करो, कितने बच्चों से बन जाएगा। इस सवाल में दो ही चीजों का जिक्र है, एक फेरिक ऑक्सलेट है और एक ना। तो मैं क्या करूंगा, ग्राम अब देखो एक एक स्टेप गायब करना शुरू कर रहा हूं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरिक ऑक्सलेट मतलब Fe2C2O4 होल थ्राइस बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMNO4, हाँ या ना। ये तो सबसे पहले लिख दो। अब अपने आप से पूछो वेट का फॉर्मूला लिखें कि मोल का फॉर्मूला कि वॉल्यूम का, किसका। आसान है ना यार। मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं मोल इंटू एन फैक्टर बराबर मोल इंटू एन फैक्टर। इसके नीचे इसका मोल, इसके नीचे इसका मोल। इसके मोल पता है कि निकालने हैं, सब पता है तो कर क्या रहे हो फिर, इसके मोल ही तो निकालने हैं, हाँ या ना। अब इसका एन फैक्टर हमें पता है क्या, नहीं पता तो नहीं, पर कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। हेलो, यहां लिख देता हूं प्यारे बच्चों, सुनो सुनो सुनो। पहले से चार्ज कितना था, मतलब इसमें कुछ हुआ, कोई चेंज हुआ, चेंज क्या केवल कार्बन पे हुआ है, क्या कार्बन पे चार्ज +3 है और यहाँ पे चार्ज एक
बोला मतलब 5। हाँ या ना? अभी हमें पहले से याद होना चाहिए, हालांकि पूरी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद अच्छे से याद हो जाता है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में +2 में ही जाता है। IUC में खूब रिएक्शन है इसकी, समझ पा रहे हो? फिलहाल Mn +2 में गया, टेन फैक्टर 5 सॉल्व किया, बोलो मोल कितना आया? कर लोगे? हाँ, 5 3 15 मैं लिख देता हूं, आप सॉल्व करना। ऐसा कोई बच्चा है क्या जो अभी भी नहीं समझ पाया? ये बताओ। कुछ नहीं करना है, आप तो सवाल में भाषा पढ़ना, सर किसकी किसकी बातें कर रहे, दोनों को इक्वेट करना, बस। आसान है ना? और इन फैक्टर निकालने में तो आप माहिर है। अरे हाँ या ना? लिखो अगला सवाल, बोलो। 40 ml of 40 ml of 0.4 molar, 40 ml of 0.4। अब किसकी बातें कर रहा? तो ग्राम इक्विड का कौन सा फॉर्मूला? 40। बस समझ पाए क्या? अब देखते हैं दूसरे क्या दे रखा है, वेट दिया है कि नॉर्मेलिटी दिया, क्या दिया, आप जो कहोगे वही फॉर्मूला लगाएंगे। 40 ml of 0.4 molar Fe+2, Fe+2 acidified solution, acidified solution is completely oxidized by, is completely oxidized by, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe कहां है? +2 पे, तो कहां जाएगा? और कहीं जाने वाला? समझ पा रहे हो ना? is completely oxidized by 32 ml of KMnO4 solution, is completely oxidized by 32 ml of KMnO4 solution। then calculate molarity of KMnO4। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। या पूरी क्लास से नहीं बनेगा क्या? then calculate molarity of KMnO4 solution। छक्के तक्के पढ़ रहे हो? calculate molarity of KMnO4 solution। कुछ नहीं करना, KMnO4 और Fe+2 के ग्राम इक्विवेलेंट को कर दीजिए इक्वेट, बोलो हाँ या ना? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। समझे कि नहीं? अरे सुनो ना, KMnO4 कहां से कहां जाएगा? +7 से +2 कैसे पता चला? रिएक्शन हो रही तो मीडियम एसिडिफाइड, मतलब वहां पे ऑलरेडी H+ आयन है, वहां मीडियम एसिडिक है। अरे हाँ या ना? तो अगर एसिडिक मीडियम है तो +7 से कहां जाएगा? +2। किस्सा खत्म बाबा। करो जरा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। फॉर्मूला किसका लगाओ? मोल का कि वेट का? मोलैरिटी का। सबको फॉर्मूला याद है? अब एक गलती करोगे आप लोग, देखो, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। हाँ या ना? एक मिनट, ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए ml में? अगर है ग्राम इक्विवेलेंट तो वॉल्यूम मस्ट बी, हाँ या ना? अगर है ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम मस्ट बी, लेकिन आपने तो ml में सॉल्व कर दिया। सर इसको कन्वर्ट करोगे तो ये भी तो होगा, वो फैक्टर तो कैंसिल होगा। या ऐसे समझो, ये है ग्राम इक्विवेलेंट लीटर में, तो ml में है मिली, मिली तो मिली मिली तो कैंसिल। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? फिर भी जिसका मन हो वो लीटर में कन्वर्ट करे, 1000 को कैंसिल करे, फिर करे अच्छे से, ठीक है? फिलहाल सॉल्व कर लोगे क्या? मोलैरिटी कितनी है? 0.4। रुको, एन फैक्टर बोलो। यार ये बता क्या? कंप्लीट ऑक्सीडेशन Fe+2 से Fe+3, हाँ या ना? केस 1 केस 2, केस 1 ना हुआ, सबसे घटिया केस, केस 1 भी नहीं, केस 0 हो रहा है ये तो। कितना हुआ? 1 इंटू वॉल्यूम कितना है? 40 बराबर मोलैरिटी पता है क्या? सब पता होता है इनको, निकालते थोड़ी कुछ है। हाँ, वॉल्यूम कितना है? 32। बताइए मोलैरिटी कितना आया? 0 पॉइंट, कोई 5 बोल रहा है? अच्छा, हाँ बस बस बेटा, 0.1 मोलर चलेगा। अगला सवाल दे दूं क्या? मैंने आपको वो H2O2 का केस पढ़ाया था, और एक जेई का सवाल दे रहा हूं, जब देखते हैं कौन करते हैं। उसके पहले सब लोग बोर्ड पे आओ। मैंने आपके सामने लिखा H2O2 से बना O2, कॉपी मत लिखना। H2O2 से बना पहला सवाल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन -1 0, ऑक्सीडेशन रेज योर हैंड। टू बोलते कि नहीं बोलते? अब ये केस 1 है, केस 3 डिस्प्रपोर्शनेशन, और फॉर्मूला है N1 × N2 / Mn+। सवाल क्या था बोल दूं क्या?
लिखो जरा, कैलकुलेट, कैलकुलेट moles of, calculate moles of H2O2, moles of H2O2 required, required to be completely oxidized, required to be completely oxidized by, अब इसका कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है, completely oxidized by y moles of, y moles of KMNO4 in कर रहा है KMNO4। तो आपसे पूछा है जो H2O2 है उसके कितने मोल KMNO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज होंगे, बता दोगे बच्चों? ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो क्यों हुआ, सोचो तो सही एक बार, ऐसा देखना कितना आसान लगेगा सवाल। अगर आपने रिएक्शन को सोचना शुरू किया तो सवाल कठिन हो गया। तभी तो मैं कहता हूं ये ना सोचो क्या हुआ, इसका मतलब ये कि आपको सोचना नहीं, बस आप इक्वेट करो, आंसर आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMNO4 बन जाएगा। आज बताओ, जब उसने H2O2 का कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोला है तो एन फैक्टर 1 लोगे कि 2 लोगे? 1 लोगे कि 2? 1 लोगे कि 2? हाँ, अब ये समझना पड़ेगा कि आज H2O2 से केवल क्या बन रहा है? O2। तो वही मैंने कहा, जैसा सवाल होगा वैसा एन फैक्टर निकालना है, समझे? अरे यार, H2O2 से O2 बन रहा है ना सर, आपको कैसे पता? अरे बोला है ना कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अरे हाँ या ना? तो कुछ बच्चे कहते सर H2O2 से कंप्लीट ऑक्सीडेशन है तो सर O को +2 पहुंचा दो सर, अपने आप नहीं जाता +2 में O। अरे हाँ या ना? अगर आज H2O2 का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो H2O2 में पेरोक्सी लिंकेज है, पेरोक्सी लिंकेज टूट के O2 ही बनता है। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी आनी चाहिए केमिस्ट्री सवाल करने के लिए, मतलब इतना तो पता हो ना, पेरोक्सी लिंकेज टूट के ये बनता है। हेलो, फिलहाल मैं बता देता हूं H2O2 से क्या बना? O2। अब निकालो सवाल जल्दी से, आंसर कर लोगे क्या? मोल इंटू एन फैक्टर बराबर मोल इंटू, हाँ या ना? तो 4 ऑप्शन थे, आंसर क्या होगा? 5y/2। 4 ऑप्शन थे, टिक करके आना था। आसान है क्या? अगला सवाल करना चाहोगे? लिखो जरा, थोड़ा ट्विस्ट करता हूं। अरे रुको ना, एक सवाल पूछ लो क्या? एक एसिड है फलाना, एक बेस है ढकाना, दोनों की रिएक्शन हो गई, क्या हो गई? और मैं इसका मोल देख के इसका मोल पूछूं तो बता दोगे? कैसे? रिएक्शन लिख के बताओगे कि हवा में? और हवा में करने का तरीका क्या? ये ना सोचो क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर, लिखो जरा सवाल, 0 पॉइंट, कठिन हो गया क्या सवाल? डेसिमल में आते आधा कठिन तो हो ही जाता है। 0.45 ग्राम ऑफ एसिड, 0.45 ग्राम ऑफ एसिड, ब्रैकेट में दे रखा था मॉलिक्यूलर वेट 90, मन में लड्डू फोटा, 45 दूना 0. हाँ बहुत अच्छा बेटा, 0.45 ग्राम ऑफ एसिड, molecular weight 90, is completely neutralized by, is completely neutralized by, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा मतलब एसिड साथ किसकी रिएक्शन हो रही है? बेस की। is completely neutralized by 20 ml of 0.5 molar NaOH solution, is completely neutralized by 20 ml of 0.5 molar NaOH solution, then सुन लिया बेटा? देन कैलकुलेट बेसिसिटी ऑफ द एसिड, कर लोगे क्या? आपको तो एसिड और बेस का ग्राम इक्वेट करना है। ग्राम मैंने क्या किया? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, अब एसिड का क्या दे रखा है? वेट।
तो फॉर्मूला लगा दूं मोमेंटम वाला, ग्राम इक्विवेलेंट का वेट वाला फॉर्मूला लगा दूं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, हाँ या ना, ये भी तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है। अब एक मिनट, बेस का भाई ने क्या दिया है, मोलैरिटी, तो वहां फॉर्मूला लगा दूं मोल वाला। अरे मोलैरिटी का लगाओ ना, तभी तुमने फॉर्मूला याद करे ताकि समय बचे। कुछ भी देता हम कन्वर्ट करते, तो हमने रास्ता दूसरा अपना, हमने फॉर्मूले ज्यादा याद कर लिए, कन्वर्ट नहीं करेंगे। समझे क्या? अब बताओ यहाँ पे मोलैरिटी कैसे लिखूं, मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। बोलो कुछ कमी है कि नहीं है, कुछ कमी है कि नहीं है? हाँ कमी है, ये वॉल्यूम है ml में और ये वेट है ग्राम में, ग्राम है तो ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम है तो अगर ये ग्राम इक्विवेलेंट है तो इसे भी तो ग्राम इक्विवेलेंट होना पड़ेगा, कि मिलीग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करोगे तो गड़बड़ होगा। यानी वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लो लीटर में, आज लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो मेरे प्यारे बच्चों आज यहाँ पे वेट कितना है, 0.45, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अरे सीख पा रहे हो ना यार, मोलैरिटी कितना है लाला, 0.5, एन फैक्टर, एन फैक्टर, एक मिनट, NaOH, एन फैक्टर, रेडॉक्स की नॉन रेडॉक्स, एसिड बेस रिएक्शन कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन होते, दो रिएक्शन के नाम बताए थे, एसिड बेस एंड डबल नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल एसिड बेस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ये एसिड है कि बेस, बेस, बेस का फैक्टर उसकी एसिडिटी याद है, इसका फैक्टर कितना 1, वॉल्यूम कितना 20 बटे 1000, सॉल्व कर लोगे? बोलो प्यारे बच्चे एन फैक्टर कितना आया, यही उसकी बेसिसिटी है। चलेगा? अगला सवाल करना चाहेंगे? लिखो जरा, थोड़ा टेढ़ा दे दूं सवाल, लिखिए। हाँ कर सकते हो ना, मतलब मैं तो अच्छा, एक बात फिर से, आप ऐसे भी मुझसे कह सकते थे सर मैं तो मोलैरिटी से मोल निकाल के मोल वाला लगाऊं, ऑफ कोर्स कन्वर्जन तो कर ही सकते हो, बट हमें समय बचाना है। समय बचाना कब समय बचेगा, गिवन इंफॉर्मेशन सीधे सॉल्व करो कि पहले गिवन इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो। अब कन्वर्ट 2.5 moles of mixture of 2.5 moles of mixture of FeSO4 plus Fe2SO4 whole thrice, FeSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस। रुकते हैं, क्या आप मुझे FeSO4 में Fe का चार्ज बताओगे? प्लस सल्फेट -2 तो Fe पे, क्या आप मुझे यहां पे बताओगे कितने सल्फेट हैं? वही ऑक्सिलेट वाला नियम, कितने सल्फेट हैं? 3, टोटल निगेटिव -6, टोटल पॉजिटिव +6, एक आयरन पे +3, ये है फेरस, ये है फेरस सल्फेट फेरिक। लिखना जरा, 2.5 moles of mixture of FeSO4 and Fe2SO4 whole thrice is, ऐसे लिख लो, required is हटा के, required 500 ml of, required 500 ml of 0.500 ml of 0.2 molar KMnO4 solution for complete oxidation, 500 ml of 0.2 molar KMnO4 solution for complete oxidation. Then calculate initial moles of, then calculate, वही कंसेप्ट है, वही कहानी है, बस भाषा थोड़ा कठिन है। then calculate initial moles of Fe2SO4 whole thrice in the mixture। वो जो आपके सामने 2.5 मोल का मिक्सचर है, बताओ उसमें शुरुआत में फेरिक सल्फेट के कितने मोल थे? हर बच्चा सवाल समझ गया क्या? इन दोनों के कुल कितने मोल है? 2.5। इसकी रिएक्शन करा दी इससे, मीडियम कैसा है? एसिडिक मीडियम बोला कि नहीं बोला? लिख लेना, एसिडिक मीडियम नहीं बोला अगर तो। ये रिएक्शन कहां हो रही है? एसिडिक मीडियम में। तो आपसे फेरिक सल्फेट का मोल्स पूछा है,
सवाल इमेजिनरी हो सकता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, सवाल हाइपोथेटिकल है कि नहीं, सवाल रियल है कि नहीं, एक सवाल। दूसरा सवाल उसके कितने इनिशियल मोल है। मतलब हो सकता है ऐसा सवाल फ्रेम ही ना हो सके। क्या कहना चाहूं, सिखाता हूं आपको, कुछ समझ में आए ना आए, इतना तो समझ में आ रहा है सर, दो चीजों की बात कर रहे हैं तो शुरू होना यार। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करिए, सॉल्व करिए रफ्तार में। उसने बोला है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। Fe पे कितना चार्ज, सल्फर पे, Fe पे, सल्फर पे। जब ऑक्सीडेशन होगा तो Fe का होगा कि सल्फर का होगा? Fe का होगा ना, +3 से +10 में चला जाएगा। ओ सॉरी, +15 में। इसका ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो किसका होगा? और +2 से कहां जाएगा? और सल्फर का कुछ होने वाला? लगाओ ना दिमाग आप तो। अरे एक तो टाइम पास के लिए है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ऐसे सवाल फंसाना चाहता है। उसने दो मॉलिक्यूल, दो कंपाउंड देके आपका ध्यान खींचा था, आपको दो दो बार ग्राम कर लगाना पड़ा। लेकिन सच में एक का तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, एक का तो रिएक्शन होगा ही नहीं ना यार। सर ये क्यों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? क्योंकि केमोनोफोर रिड्यूस हो रहा। सर केमोनोफोर रिड्यूस क्यों हो रहा? अरे Mn पे +7 चार्ज रिड्यूस ही तो होगा। क्या आपको हमने ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का कांसेप्ट सिखाया था? तो जब केमोनोफोर रिड्यूस होगा तो बगल वाले को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, मगर इन दोनों में दोनों ऑक्सीडाइज होने वाले नहीं है, केवल एक ही ऑक्सीडाइज होगा। लगाइए दिमाग, आंसर पाइए। कितने बच्चों का आंसर आ चुका? रेजर हैंड। पूरी क्लास चाहिए यार। ये ग्राम विकरण कठिन है क्या? भयंकर आसान है। तभी तो कहते हैं ग्राम विकरण सीख लिया तो फिर मोल कांसेप्ट सीखने का मन नहीं करता, फिर तो कंबस्शन के सवाल भी इसी से करने का मन करता है। फिलहाल अभी आओ देखते हैं हम लोग क्या, प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं। देखो, समझ पाना तो हाँ कहना। मेरे पास दो स्पीसीज है, एक है फेरस और एक है फेरिक, राइट। और एक तरफ मैदान में खड़ा है केमोनोफोर, दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। मैं कुछ लिखता हूं, समझ में आया तो बताना। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMNO4। तो मैंने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरिक सल्फेट क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसका कुछ हुआ। अरे जब रिएक्शन में गया ही नहीं तो कहां से ग्राम इक्विवेलेंट करोगे? वो कहता है ये न सोचो क्या हुआ, ये न सोचो क्यों हुआ, ये न सोचो अगर हुआ तो होना भी तो चाहिए। अरे जब रिएक्शन ही नहीं हुई तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट कहां से करोगे? समझे कि नहीं समझे? यानी मैं ग्राम इक्विवेलेंट तो केवल इसी से इक्वेट करूंगा, फेरिक सल्फेट से कुछ भी होने वाला। आगे कर लोगे क्या? अब बताओ फेरस सल्फेट में क्या दे रखा है? 2.45 तो टोटल मोल है। 2.5 तो क्या मुझे केमोनोफोर की सारी जानकारी पता है? क्या मुझे FeSO4 का एन फैक्टर पता है? मैं कह देता हूं मोल इंटू एन फैक्टर बराबर मोल इंटू एन फैक्टर। समझे कि नहीं समझे? यहां से वो वाला मोल निकाल लो जो रिएक्शन में जाएगा, जो रिएक्शन में। बस फिर क्या था, खेल खत्म हुआ कि नहीं हुआ? मान लो ये आया 1, मान लो। अच्छा मतलब इसके 1 मोल रिएक्शन में चले गए। अरे तो 2.5 थे तो 1 इसके थे। मान लो ये 2 आया, इसका मतलब, इसका मतलब मान लो ये 2 आया, ये इसका मतलब फेरस सल्फेट के 2 मोल क्या कर रहे हैं वहां पे? रिएक्शन में कर रहे हैं। कुल कितने थे? तो 2 किसके निकले? तो बाकी कौन निकले? बस। नहीं समझे? कर लोगे क्या? जरा बताओ इसके मोल कितने आ रही है, आपको सॉल्व करना है। पूरी क्लास चाहिए इसमें, नहीं यार। मोल इंटू एन फैक्टर। मैं इसका एन फैक्टर लिख दूं 1 प्यारे बच्चों। फेरस सल्फेट का एन फैक्टर कितना? 1 मिनट। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट +2 से +3, एक का ऑक्सीडेशन की 2 का, केस 1 केस 2, केस 1 केस 2। जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक मोल ही तो देख ही रहे हैं। कितने का चेंज है? एक का। एन फैक्टर कितना? 1 बराबर। इसका मोल पता है? सर यहां मोल नहीं चलेगा, यहां क्या चलेगा? मोलैरिटी। मोलैरिटी दी है तो मोलैरिटी का फॉर्म लगाओ ना। नहीं समझे? पक्का ना? ये नहीं समझ पाए?
आधे कह रहे हैं कि सर आप कैसे यहां पे मोल का फॉर्मूला लगा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि सर आप ये, वो क्या कहना चाहता है। हाँ, तो आज इस सवाल में जिनको नहीं समझ में आया, अगर कोई ऐसा है, थोड़ा सा पिक्चर बनाओ। इस बर्तन में FeSO4 है, Fe2SO4 होल थ्राइस है और KMNO4 है, और इन तीनों की रिएक्शन हो रही है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पूरा रिएक्शन लिखूं और उसे बैलेंस करूं और पूरा प्रोडक्ट बनाऊं और फिर सवाल करूं, लेकिन रिएक्शन लिख के बैलेंस करना फिर सॉल्व करना, अरे ये तो मोल कंसेप्ट का तरीका हुआ, जो कि मैं सिखा नहीं रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि KMNO4 जब इनसे रिएक्शन करेगा तो इन दोनों के कुल कितने मोल है, 2.5, और इसका मुझे मोलैरिटी दे रखा है, बोलो ना, क्या मुझे इसकी मोलैरिटी गिवन है, कितनी है, 0.0, तो इसकी इससे रिएक्शन हो रही, तो रिएक्शन मनमानी ढंग से तो नहीं होती ना। कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या कहता है कि जब भी रिएक्शन होगी तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट इसका है उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट इसका होगा। अब बताओ इन दोनों में रिएक्शन में ये जाएगा कि ये जाएगा, Fe2SO4 होल थ्राइस रिएक्शन में जाने वाला, क्यों नहीं जाएगा सर, अब और कहां जाएगा, ये ऑलरेडी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो अब कहां जाएगा, आसमान में जाएगा क्या, और कहीं ऊपर जाने वाला, मतलब इसके साथ रिएक्शन होने वाला। तो अगर कुछ होगा तो भैया इसी के साथ ना होगा। यहां पे कितना चार्ज है, +2, अब ये कहां चला गया, +3, समझे कि नहीं समझे। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, Fe+2 से +3 गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन क्यों करा रहे हो, रिड्यूस कराओ ना, थोड़ा सवाल भी पढ़ लिया करो, क्या लिखा है उसमें। एक बात, दूसरी बात, KMNO4 ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या, नहीं, इसके पास मात्र एक विकल्प है, रिड्यूस होने का। तो जब ये रिड्यूस होगा तो बगल वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइज, समझे। तो Fe+2 से कहां जाएगा, Fe9 पे, चरम सीमा क्या है उसकी, 3 पर, कितना आसान है, Fe3+ लाके छोड़ दे चलेगा। अब बताओ जब मैं यहाँ पे ml लाऊंगा तो mn कहां आएगा, +2 पे। अब मुझे ग्राम इक्विवेलेंट लगाना है तो कहां लगाऊं, सर जिसकी जानकारी दी है वहां लगाओ ना, नहीं समझे। अब इसमें से रिएक्शन इसके साथ हो रही, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, हेलो, इसका हमें क्या दे रखा है, मोल, लेकिन मोल तो कुल है, तो मैंने इसके मोल अपने से मान लिए x, कितने माने, यहां लिख दो मैं x इंटू एन फैक्टर बराबर, यहां क्या दे रखा, मोलैरिटी, तो फॉर्मूला लगा दो मोलैरिटी का, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, हाँ या ना, सॉल्व करो, यहां से x की वैल्यू आती है 2, यानी कि सॉरी 0.5, कितनी आती है, 0.5, यानी इसके कितने मोल आए, कितने आए, तो टोटल कितने थे, 2.5, तो FeSO4 हो गया 0.5, तो ये नहीं बता दोगे Fe2SO4 होल साइज कितना हुआ, 2.5 माइनस 0.5 बोले तो ये मुश्किल है क्या, अच्छे सवाल तो दिए नहीं मैंने अभी तक, दे दूं क्या अगला सवाल, करना चाहेंगे, लिखो जरा।
क्या आपने गड़बड़ किया है? क्लास के बाद बताता हूँ क्या गड़बड़ किया है। ऐसा किया तो फिर आपने एन फैक्टर किसका लिया? आ जाओ जरा, सबने लिख लिया होगा। लिखना अगला सवाल, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, equivalent weight of a divalent metal, equivalent weight of a divalent metal is 24। एक मिनट रुकते हैं, ये भाषा समझे कि नहीं समझे? उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना है और उसकी वैलेंसी कितनी है? रुको रुको रुको, मतलब इसका 24 ग्राम, इसका हाइड्रोजन के कितने ग्राम से रिएक्शन करेगा? वाह यार, ऑक्सीजन के, अरे वाह, क्लोरीन के, सब आता है। सवाल क्या था लिखो, देन calculate, then calculate volume of hydrogen gas produced, volume of hydrogen gas produced, volume of hydrogen gas produced when this metal is, when this metal is dipped in, dipped in acidic solution, dipped in acidic solution। इस मेटल की रॉड को हमने एसिडिक सॉल्यूशन में डुबो दिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें क्या मतलब, हमें तो बस ये देखना है। समझ पाए क्या? इस मेटल को कहां डुबो दिया? एसिडिक सॉल्यूशन में। तो कहता है कि बताओ इसमें से कितना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, इसमें से कितना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस? इफ इफ 12 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्टेड, अगर मेटल का 12 ग्राम ही रिएक्शन में गया है, if 12 gram of metal reacted, if 12 gram of metal reacted, भाषा समझे नहीं समझे? मत समझो, समझे तो ग्राम इक्विवेलेंट कहां लगाया? ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो क्यों हुआ, बस ये देखो कि हुआ कि नहीं हुआ। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। लगाइए दिमाग, पाइए आंसर। सोचा, दिमाग लगाया, तो फिर ग्राम इक्विवेलेंट कहां लगाया? सवाल पढ़ो, बस देखो किसमें किसमें ग्राम इक्विवेलेंट लगाना है। लेकिन ये ग्राम इक्विवेलेंट कहानी मैं इलेक्ट्रोलिसिस जब पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, फिर उसके सवाल कराऊंगा। ये यहाँ पे शुरू होके खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस शुरू हो रहा है, याद रखना। ये लौट के फिर आएगा इलेक्ट्रो में, ये लौट के फिर आएगा आयोनिक में। इज दिस क्लियर? फिर मैं यही बातें कहूंगा, ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो क्यों हुआ, अगर हुआ तो ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करिए, खटाखट सवाल करिए। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? अरे यार इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? आओ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, अब सुन लो, एक आदत सुनते ही नहीं, दिक्कत तो ये है। हम ही करेंगे सर, हम ही करेंगे, सीखो तो सही पहले। मेटल की क्या बोल रखा है उसने? पढ़ो अंग्रेजी, क्या लिखा है मेटल का? मोल दिया है, वेट दिया है, तो फॉर्मूला किसका लगाओगे? बस वेट का फॉर्मूला बताओ, वेट अपॉन, अब हाइड्रोजन का क्या पूछा है, तो फॉर्मूला किसका लगा दे? नॉर्मेलिटी का, मोल का। यार ये मुश्किल है क्या? तो लिखो ना फिर वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इससे आसान जीवन में क्या चाहिए? तभी तो कहते हैं ना रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ना बैलेंस करना पड़ेगा। खटाखट सवाल ये हो गए। सब पता है तो निकालते क्या फिर सवाल में? वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। हाँ ये हमें याद होना। खटाखट करो सवाल, आंसर आया कितना? 5.6। ए ऐसा कोई है क्लास में जो इसे फील से कर सकता है? कर सकते हो क्या? रुको फील करते हैं, सुनना ध्यान से। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना? अब इतना याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 ग्राम, ऑक्सीजन का ग्राम, क्लोरीन का, पक्का ना? सबको याद है? दूसरी जानकारी, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11 पॉइंट, बढ़िया। ऑक्सीजन का बढ़िया, क्लोरीन का। अब सुनना मेरे शब्दों को, ठीक? पहले वेट से करूं कि सीधे वॉल्यूम से कर दूं? किसी भी सब्सटेंस का वो वाला वेट
किसी भी सब्सटेंस का जो किसी दूसरे सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट से कंबाइन होता है वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। ये परिभाषा याद है? आई एम डैम श्योर कि अगर 24 ग्राम रिएक्शन में जाता, अगर 24 ग्राम रिएक्शन में, तो उसका 1 ग्राम आता। अगर डिस्प्लेस होके आ रहा है तो रिएक्शन करता तो जाता, आ रहा तो आता। प्रोडक्ट है तो आता, रिएक्टेंट है तो जाता, हाँ या ना? अगर मेटल का 24 ग्राम जाता तो आई एम डैम श्योर हाइड्रोजन का 1 ग्राम या 11.2 लीटर आता। अरे इक्विवेलेंट वॉल्यूम बोलो ना। फिर से 24 ग्राम जाता तो 11.2 लीटर, 12 ग्राम गया है तो 5.6 लीटर आएगा। नहीं समझे? यही तो कंसेप्ट है इक्विवेलेंट वॉल्यूम का, वेट का, कि किसी भी सब्सटेंस का वो वाला वेट जो किसी दूसरे सब्सटेंस के वेट से रिएक्शन करता है या प्रोड्यूस करता है, व्हाटएवर। चलेगा? कहानी आगे बढ़ाएं क्या? हमने अभी तक जितने सवाल किए आई होप आपको समझ में आए, और नहीं आए तो अभी इलेक्ट्रो में फिर आएंगे, नहीं आए तो आयनिक में फिर आएंगे, कहीं ना कहीं तो आएंगे। चलेगा? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आओ प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग सिखाता हूं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले मैं बैलेंसिंग का मेन मेथड बताऊंगा, डिटेल तरीका बताऊंगा, और फिर बाद में हवा में करना भी सिखाऊंगा। कुछ करे सर पहले वही बता दो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हवा वाला मेथड नहीं चलेगा। जब रेडॉक्स के बैलेंसिंग के सवाल आएंगे तभी हवा वाला मेथड चलेगा। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है तो हमें मेन मेथड से भी करना आना। आ जाओ जरा सब लोग बोर्ड पे। प्यारे बच्चों, बचपन में जब हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते थे, किसको बैलेंस, तो उस समय केवल हम एटम को बैलेंस करते थे। लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है, राइट हैंड साइड में कितने एटम है, दोनों को बैलेंस कर दो, दैट्स इट। आया ना? लेकिन आज अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो चार्ज इंबैलेंस होते हैं। तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो उसकी जो थीम है, उसकी जो आधारशिला है वो ये है कि आपको उसमें एटम, जो कि कभी कभी आयन भी हो सकते हैं, उनको भी बैलेंस करना पड़ेगा, और साथ में आपको चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब बचपन वाली बैलेंसिंग से बस इतना ही अंतर है कि पहले केवल एटम को बैलेंस करते थे, आज एटम को भी बैलेंस करते हैं। और अब दुनिया में दो तरह के विचारक आए। कुछ लोगों ने कहा कि हम पहले एटम को बैलेंस करेंगे फिर चार्ज को, और कुछ लोगों ने कहा हम पहले चार्ज को बैलेंस करेंगे फिर। जिसने जिसको पहले बैलेंस किया उसी से उस मेथड का नाम पड़ गया। करेंगे मतलब पहले किसे कर रहे हो ये आपकी इच्छा है। पहले एटम बैलेंस करना चाहते हो कि पहले चार्ज, कि पहले चार्ज कि पहले, मगर दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो जिन्होंने सबसे पहले आयन को और फिर चार्ज को बैलेंस किया तो मेथड का नाम पड़ गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लेकिन वहीं पे कुछ विचारक ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम पहले चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो उस मेथड का नाम पड़ गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब जो मैं कहने वाला हूं जरा सुनिएगा। मैं इस चैप्टर में आपको सबसे पहले सिखाऊंगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या सिखाऊंगा? और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करेंगे। हेलो, आज कितने मेथड है बैलेंस करने के? और मैं ये भी कह रहा हूं कि बिना मेथड के भी बैलेंस करना सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी एक मेथड सिखाना है ताकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ पाए। बोलो ना यार। हमारे एग्जाम में सब्जेक्टिव सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव। एक ऑप्शन टिक करके आना होता है। अगर छत में आंसर दिख जाए तो मतलब नहीं ना क्या तरीका था। अगर छत में आंसर दिख जाए तो भी तो सही होगा। बोलो ना यार। तो आपको मेथड से मतलब है कि आंसर निकालने से मतलब है? मतलब आपको इससे मतलब नहीं दुनिया में कितने मेथड हैं, आपको तो इससे मतलब हमें बैलेंस करना आना। और सबसे बड़ी बात, हर रिएक्टेंट हर प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री समझ में आना। समझ पा रहे हो क्या? लेकिन फिर भी मैं एक मेथड सिखाऊंगा, और वो कौन सा मेथड है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और वो क्यों सिखाऊंगा? ताकि हमें आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने में सहूलियत मिले। मैं ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड सिखाने वाला। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये भी सिखा दो तो फिर देख लेंगे, चलेगा? तो आज की पूरी कहानी इसी पे चलेगी और पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इसी पे चलने। इज दिस क्लियर? चलो, तो मैं क्या सिखाने वाला हूं? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से क्या करेंगे? बैलेंस। किससे बैलेंस करेंगे? करें क्या? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या लिखा सबसे पहले, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, हाँ या ना? एक एग्जांपल मैं सिखाऊंगा, दूसरा हम दोनों मिलके करेंगे, तीसरा में सब कर डालना, चौथे में हवा में करेंगे। डन?
पहला एग्जांपल मैं सिखाऊंगा, दूसरा हम दोनों, तीसरा आप करेंगे और चौथा आओ जरा। तो प्यारे बच्चों, इस पूरी कहानी को सिखाने के लिए थोड़ा लिखते भी चलना साथ में, है ना। मैं आपको कुछ एक रूल्स बता देता हूं, बिल्कुल छोटे छोटे रूल्स हैं। अगर कभी किसी रेडॉक्स को बैलेंस करना है तो बैलेंस करने का नियम क्या है, आओ समझते हैं। मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अगर किसी रिएक्शन को बैलेंस करना है, जो इस स्लाइड में बस वही लिखना, अगली वाली स्लाइड का मत लिखना भी। अगर किसी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है तो एक छोटे से एग्जांपल से सिखा रहा हूं। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हम सब के सामने यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन है, मतलब Cr2O7 2-। रैंडम सा कुछ भी लिख दो, हमेशा बैलेंस होगा। अब डाइक्रोमेट आयन में कितना चार्ज है, +6। यानी ये जिसके साथ भी रिएक्शन में जाएगा इसका तो चार्ज घटेगा ही। बोलो ना यार। मैं किसी से रिएक्शन लिख दूं, ये मत सोचा करो ये कहां, किसी से भी लिख दो जो मन में आए। सबसे फेमस अभी नया मिल रहा हो वही लिख दूं क्या? अरे लिख दूं क्या? अब इन दोनों की रिएक्शन करा दो। यहां पे क्रोमियम पे कितना चार्ज और यहां पे कार्बन पे, ये घटेगा कि बढ़ेगा? और ये दूसरा कोई विकल्प ही। और हम जानेंगे कि जब Cr2O7 घटेगा तो कहां जाएगा, +3 पे। और यहां पे जो डाइक्रोमेट आयन है वो कन्वर्ट होता है CO2 में। किसमें होता है? मैंने आपके सामने रिएक्शन लिख दी, अब इसे बैलेंस करना है। पहला सवाल, ये रेडॉक्स है कि नहीं है? ये रेडॉक्स है कि नहीं है? क्या यहाँ पे चार्ज +6 है? क्या यहाँ पे चार्ज +3 है? क्या यहाँ पे चार्ज +3 है? क्या यहाँ पे चार्ज +4 है? जी हाँ साहब, ये रेडॉक्स। अब हमें रेडॉक्स को बैलेंस करना है किस मेथड से? तो सबसे पहले एटम को, उसके बाद चार्ज को। सबसे पहले एटम को, उसके बाद, ये हमारा मेथड चलेगा। कोई भी रिएक्शन हो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन को 2 हाफ में डिवाइड करेंगे। रिएक्शन को 2 हाफ में। हर रिएक्शन में, रेडॉक्स में एक ऑक्सीडेशन हाफ होगा और एक, तो मैंने आपके सामने सबसे पहले लिखा ऑक्सीडेशन हाफ। लिख दूं बच्चों? बताओ जरा क्या है ऑक्सीडेशन, बोलो ना। C2O4 से क्या कन्वर्ट हो रहा? क्या मैंने ऑक्सीडेशन हाफ लिख दिया? अब रिडक्शन हाफ बोलो। बढ़िया, शानदार, बोलो ना, आलस मत करो। से बना Cr+3, हाँ या ना? सबसे पहले रिएक्शन को 2 टुकड़ों में तोड़ना, उसके बाद अब क्या करना, दोनों रिएक्शन को सेपरेट, दोनों रिएक्शन को बैलेंस करना। मतलब हमारा फंडा क्या है, पहले इसे बैलेंस कर लो, फिर इसे बैलेंस कर लो, फिर दोनों को जोड़ दो। मतलब हमने एक बड़े काम को टुकड़ों में तोड़ लिया। आप भी तो ऐसे पढ़ते हो, हाँ या ना? ऐसे पढ़ते हो ना? जब पढ़ना होता है तो छोटे छोटे टॉपिक से पढ़ते हैं। पूरी नोट्स बहुत बड़ी लगती पढ़ने में तो लास्ट में पन्ने अलग अलग करके पढ़ते हैं, है या ना? शॉर्ट नोट से पढ़ते हैं। बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, वही तो फंडा है। तो इस बड़े रिएक्शन को हमने टुकड़ों में तोड़ लिया। अब इसे करेंगे बैलेंस, इसे करेंगे, दोनों होंगी बैलेंस, दोनों को जोड़ देंगे। आसान है क्या? लेकिन सबसे पहले किसे बैलेंस करोगे, एटम को कि चार्ज को? तो जब हम बैलेंस करेंगे एटम को, किसको करेंगे? तो हमारा बैलेंस करने का एक नियम होगा। बैलेंस करने का एक, सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसके बाद जब आप बैलेंस करोगे सबसे पहले अदर एटम, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, कितने लेफ्ट हैंड साइड, कितने राइट हैंड साइड। हेलो, जब ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो जोड़ोगे पानी, क्या जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? और पानी में से आएगा H+, आएगा कि नहीं आएगा? और जो एक्स्ट्रा या कमी H+ होगी वही हम जोड़ देंगे, चलेगा। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला करूंगा मैं OOH। क्या बोलूंगा? यानी सबसे पहले हम रिएक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, उसके बाद एटम को बैलेंस करेंगे। एटम को बैलेंस करने का नियम होगा ऊ, क्या नियम होगा? अदर एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, याद रहेगा? अदर एटम ऑक्सीजन। आओ देखते हैं, इधर आओ। क्या हमने रिएक्शन को 2 टुकड़ों में तोड़ लिया? कितने कार्बन है, बोलो ना। यहां क्या कर दूं, 2 कार्बन हुए। क्या अदर एटम बैलेंस हो गया? अगला नंबर, कितने ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, वो भी बैलेंस। तो पानी जोड़ने की आवश्यकता, इधर आओ जरा। सबसे पहले किसको बैलेंस करें? अदर एटम, ऊ याद रहेगा ना? कितने क्रोमियम, कितने क्रोमियम, कितने ऑक्सीजन, कितने पानी, 7 पानी ना। 7 पानी जोड़ा तो कितने H+ आए, एक्स्ट्रा आ गए।
आवश्यकता नहीं है। हमने कहा लो भाई तुम भी बैलेंस हो जाओ, लो हो गया बैलेंस। हेलो, सबसे पहले रिएक्शन को दो टुकड़ों में तोड़ना है, फिर ऊ मेथड से बैलेंस करना है, सारा एटम बैलेंस हो जाएगा, फिर चार्ज बैलेंस करना। चार्ज बैलेंस करने का नियम है जितने का चेंज उतने इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? जितने का उतने। आओ देखते हैं, क्या हर बच्चा बोर्ड पे देख रहा है? चेंज देखना आता है ना? तो नहीं आता? बोलो कार्बन पे कितना चार्ज यहां पे? अच्छा एक मिनट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझते हो? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस की गेन किसमें? और रिडक्शन में जो भी ऑक्सीडेशन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन इधर की उधर, और रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में। पर लिखे कितने? जितने का चेंज उतने इलेक्ट्रॉन, जितने का चेंज उतने। कितना चार्ज है? कितना चार्ज है एक एटम पे? तो दो एटम पे लिख दो दो इलेक्ट्रॉन। इधर आओ जरा, कितने क्रोमियम है? कितने क्रोमियम है? एक है बेटा। अब टोटल देखना है तब तो निकालेंगे। एक क्रोमियम पे कितने का चेंज? अरे एक का कहां से हुआ? ना लिखो तो दिखता ही नहीं आपको। एक क्रोमियम पे कितने का चेंज? तो दो पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन लिखूं? इधर की उधर चलेगा? नहीं चलेगा। लो लिख दिया मैंने 6 इलेक्ट्रॉन डन। अच्छा सबसे पहले रिएक्शन को दो टुकड़ों में तोड़ना, तोड़ लिया। सेपरेट सेपरेट बैलेंस करना, कर लिया। सबसे पहले एटम को बैलेंस करना, कर लिया। उसके बाद चार्ज को बैलेंस करना। बोलो ना, चार्ज को बैलेंस करने के नियम जितने का चेंज। उसके बाद स्टेप नंबर 4, दोनों रिएक्शन को ऐड करना, दोनों रिएक्शन को। लेकिन ऐड करने का एक नियम है, इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होना। आज बताओ ये इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो रहा कि नहीं हो रहा? पक्का? कितने इलेक्ट्रॉन है? ऐसा क्या करूं कि कैंसल हो जाए? इसको 3 से, कुछ ज्यादा ज्ञानी बच्चे कहते सर इसको मैं डिवाइड करूंगा। कुछ कह रहे हाँ गलत तो नहीं है। नहीं गलत नहीं है, जब डिवाइड करता तो यहाँ फ्रैक्शन आता है। क्या था? कर सकता हूं? आओ करते हैं, बोलो जरा। 3, नाम बोलो इसका। ये लगना चाहिए थोड़ा पढ़े लिखे है ना, C2O4 ऑक्सिलेट बोल दो तो अच्छा लगेगा। 3 ऑक्सिलेट आयन प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस, चलेगा? इधर आओ, मल्टीप्लाई कर दिया, 6 CO2 प्लस 2 Cr3 प्लस प्लस 7 पानी, चलेगा? आपके सामने रिएक्शन बैलेंस होके आ गई। बैलेंस करने का नियम, एक मिनट, सबसे पहले दो टुकड़ों में तोड़ लो, एटम को चार्ज को जोड़ दो, खत्म। तोड़ दो, बैलेंस करो, जोड़ दो। समझे नहीं समझे? पक्का? पहला सवाल सिखाऊंगा, दूसरा मिलके करेंगे, तीसरा आपको करना है। थोड़ा थोड़ा सीखे, अब दूसरा दोनों मिलके करेंगे, ठीक है? लिखना चाहो तो लिख लो, इसको लो। ये 4th पॉइंट लिखा इधर है ना? कल संडे को मैं इवनिंग में 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहूंगा डाउट के लिए। मॉड्यूल का डिस्कशन मैं सोच रहा था कल करूं, लेकिन अभी मास्टर प्रो 1 में एक लेक्चर आपके बाद स्टार्ट हुआ था, तो एक लेक्चर का डिफरेंस है, तो दोनों का एक साथ डिस्कशन करूंगा ऑनलाइन। मैं कल ऑफलाइन सेंटर पे अवेलेबल रहूंगा इवनिंग में, टाइम उसमें मैसेज कर दूंगा टेलीग्राम पे। कृपया वही बच्चे आए जिनको टॉपिक में डाउट है, मॉड्यूल के डाउट, ये सारे डाउट डिस्कशन करेंगे तब देख लेना, वरना फिर समय कम हो जाता है। मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा क्लास में है जिसको चार्ज निकालने में दिक्कत आ रही, ये कैसे होता नहीं फील आ रहा, मेरे बेसिक कंसेप्ट अच्छे नहीं थे सर, वॉट एवर, तो वही बच्चे केवल आएंगे, ठीक है? मैं टाइम मैसेज कर दूंगा, ऐसी कोई समझने में दिक्कत है तो आप कल आ जाना। मैं सेंटर पर अवेलेबल रहूंगा 1.5 से 2 घंटे के लिए। डिस्कशन मॉड्यूल का मंडे ट्यूसडे जैसे 1 में हो जाएगा, एक साथ दोनों का रखेंगे डिस्कशन, ठीक है? उन्हीं टॉपिक्स में जो एग्जाम में आने वाले हैं। अगर एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे तो मजा नहीं आएगा, मैं आपसे बता रहा हूँ।
पढ़ो ऐसा, पढ़ो इतना कि नंबर आने चाहिए, वरना आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं। सरल बात समझ, नंबर लाइए, नंबर के पीछे लगे रहिए एग्जाम में। लिखो, आप हर चीज का दूसरा मतलब निकाल लेते ना, इसलिए लिख लिया होगा सबने? लिख लिया होगा क्या? चाहे तो एग्जांपल लिख ले, चाहे तो सीख जाओगे, सारे एक साथ बनेंगे। कोई भी केस हो, दिस प्रपोजिशन फलाना ढिमकाना, हम ऐसे करेंगे। दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, एटम को बैलेंस, चार्ज को बैलेंस। दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, एटम को बैलेंस। सिंपल। एटम को बैलेंस करने का नियम आपको याद है? चार्ज को बैलेंस करने का नियम, जितने का चेंज उतने इलेक्ट्रॉन, बस। ऑक्सीडेशन है तो उधर, रिडक्शन है तो इधर। लिख लिया होगा सबने? अच्छा, अब कभी कभी सवाल में क्या होता है, करने के लिए किसे जोड़ते हो? पानी को। और पानी में एक्स्ट्रा कौन आएगा? H+। तो ऑटोमेटिक ये जो मेथड आपका है उसमें हमेशा H+ ही आता है। लेकिन अगर कभी सवाल आपसे कहे रिएक्शन को बैलेंस करो बेसिक मीडियम में, कहां करो? तो एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है, जैसा सिखाया एज इट इज वैसा तो कर देना। ये बहुत हवा में होगा, कुछ देर में देखना। जैसा सिखाया वैसा कर देना। अगर सवाल कहता है बेसिक मीडियम, क्या कहता है, तो याद रखना लास्ट में जहां H+ जितने हैं वहीं पे इक्विवेलेंट OH- भी जोड़ने पड़ेंगे। तो अगर आप लिख रहे हैं तो साथ में मैं आपको इसी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करके बताता हूं। आज यहाँ पे कितने H+ है? 14। तो बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 14 OH- जोड़ा और राइट हैंड साइड में भी 14 OH- जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा तो फिर एटम इम्बैलेंस हो जाएंगे। एग्री? अब क्या हुआ जरा गौर फरमाइएगा, कितने H+ हैं? 14। कितने OH हैं? वाली बैलेंस थी वो कहां थी? एसिडिक मीडियम में। अब मैं कहां बैलेंस कर रहा हूं? तो रूल क्या है कि जब जितने भी H+ आए उतने क्या जोड़ देना, लेफ्ट हैंड में कि राइट हैंड में कि दोनों साइड? एक ही साइड जोड़ोगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा। अब कितने OH जोड़े मैंने? 14। तो 14H+ 14 OH-, पानी बन गया क्या? कितना पानी? 14 पानी। हेलो, तो यहां पे कितने पानी हो गए? 14। लेकिन यहां पे कितने पानी थे? 7। तो ये पानी इधर जाके माइनस होगा, तो 14 पानी माइनस 7 पानी बराबर, नहीं समझे? यानी जब मैं इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करूंगा तो एवरीथिंग विल बी सेम, बस यहां पे आएगा 7 पानी और वहां पे आएगा 14 OH-। हाँ या ना? मैंने पहले कहा था, फिर कहता हूं, पहला मैं सिखाऊंगा, दूसरा हम दोनों मिलके करेंगे, तीसरा में आप करने लग जाएंगे, चौथे में हवा में करेंगे। डन? अभी तक जितना सिखाया उसे माइंड में रिपीट करते रहे। रिएक्शन को दो टुकड़ों में तोड़ दे, एटम को बैलेंस करे, फिर चार्ज को बैलेंस करे। लिख लिया होगा सबने? Mn+2 में, लेकिन अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेसिक या बेसिक बोला होता तो फिर यहाँ पे +2 आने वाला। तो उस केस में आपको वो स्पीसीज भी बदलना पड़ेगा, फिर पूरा बैलेंस करना पड़ेगा और लास्ट में फिर वही OH- साइन जोड़ना पड़ेगा। सिखाता हूं। लिख लिया होगा सबने इतना? नहीं लिखा तो घर जाके बैलेंस करना। आ जाओ, बैलेंसिंग सीख लो, बन जाएगा यार, कॉपी छापा थोड़ी खेलना है। आप तो बस रिएक्शन लिख के छोड़ दो। और चलते हैं अगले में। मैं आपके सामने एक अगली रिएक्शन लिख रहा हूं, अब दोनों मिलके करेंगे, सबका ध्यान बोर्ड में चाहिए प्लीज। ठीक? रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा, जिंक प्लस नाइट्रेट आयन। जिंक प्लस, अब बताओ नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है और जिंक पे? आई एम डैम श्योर जब ये रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन घटेगा और जिंक, आई एम डैम श्योर जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका क्या होगा? अब मेरी इच्छा मैं कहां बनाना चाहता हूं, तो मैंने जानबूझ के ऐसे ही रैंडमली, ऐसे ही रैंडमली मैंने क्या लिख दिया, जिंक +2 प्लस अमोनियम आयन। अरे लिख दिया यार, करेंगे बैलेंस, होगी रिएक्शन तो होगी, नहीं है ना? आ जाओ, पहले देखो ये रिएक्शन रेडॉक्स हुई कि नहीं हुई? कितना चार्ज है यहां पे? यहां पे यहां जीरो कहां से लाला? +5। यहां पे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। x + 4 = +1।
x बराबर -3 चलेगा। बताओ रेडॉक्स है कि नहीं है? आओ इसे बैलेंस करते हैं। स्टेप नंबर 1, दो टुकड़ों में तोड़ लो। दो टुकड़ों में मैंने लिखा ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है, समझ पा रहे हो ना? ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ तोड़ लोगे। बोलो ऑक्सीडेशन कहां हुआ? जिंक से बना Zn2+, बस लिख दो। रिडक्शन हाफ तोड़ो बच्चों, नाइट्रेट आयन कर लोगे क्या? क्या बना? अमोनियम प्लस। एक बैलेंस है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इधर आओ। कितने नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने? ये रुको, सबसे पहले अदर एटम, अगला नंबर हाइड्रोजन। पक्का ना? कंफ्यूज मत होना। तो ऑक्सीजन ही बैलेंस करना है। कितने ऑक्सीजन है? 3। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ना है? क्या जोड़ना है? पानी किसके लिए जोड़ते हैं? ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए नहीं जोड़ते। डन। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ कितने ऑक्सीजन है? 3। कितना पानी? 3 पानी चलेगा। 3 पानी जोड़ते ही कितने H+ आए? कितने आए? 6। तो यहां क्या लिखूं? अब थोड़ा दिमाग भी लगाना है, गिनती आनी चाहिए। 6 H+ यहाँ है, 4 पहले से थे। अच्छा, तो कितने H+ लिख दूं? चलेगा बच्चों? मैंने इधर लिख दिया 10H+। इज दिस क्लियर? रुको, आयन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। सबसे पहले रिएक्शन तोड़ो, तोड़ दिया। एटम बैलेंस करो, कर दिया। अब किसको बैलेंस? चार्ज। चार्ज का रूल बोलो। जितने का चेंज उतने इलेक्ट्रॉन। जितने का चेंज, आओ देखते हैं कितने का चेंज, कितने इलेक्ट्रॉन। लिख दो 2 चलेगा। इधर आओ, कितना है चार्ज? +5। कितना है चार्ज? कितने का चेंज? कितने का चेंज? कितने इलेक्ट्रॉन? इधर की उधर। रिडक्शन है तो, ऑक्सीडेशन है तो चलेगा। मैंने प्यारे बच्चों यहां पे लिख दिया 8 इलेक्ट्रॉन। इज दिस क्लियर? अब बोलो अगला स्टेप, दोनों को जोड़ दो। तोड़ दो, बैलेंस करो, जोड़ दो। तोड़ दो, बैलेंस करो, जोड़ दो। आया ना? अब जोड़ने का नियम है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना। कितने से गुणा करूं? 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? आओ जरा बैलेंस करो बेटा। 4 जिंक। अब ये इसलिए सिखाना पड़ता है क्योंकि अभी आपको बैटरी पढ़ानी है, लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ानी है, रिएक्शन क्वेश्चन लिखना है, तो ये सीखना ही पड़ेगा। अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड सिखाता तो 2 मेथड सिखाने पड़ते। नहीं समझे? और ये सिखाओ तो एक से पूरा काम हो जाता है। इसलिए आपको ये सीखना पड़ेगा। मुझे ऐसा पता है कुछ बच्चे पहले से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज सीखे होते हैं। हेलो, लेकिन ये मेथड आपको सीखना पड़ेगा। वो भूल जाओगे तो भी चलेगा। इज दिस क्लियर? अगर कोई ऐसा है तो फिलहाल इसको बैलेंस करते हैं। 4 जिंक, आगे बोलो। आपको बोलना बेटा। 4 जिंक प्लस 10H+। चलो जो आप बोलो। नाइट्रेट आयन, फिर उधर लिख दो 4Zn2+ प्लस अमोनियम आयन प्लस 3 पानी। रुको, ये बैलेंस है कि नहीं है? एसिडिक में कि बेसिक में? लेकिन सवाल बोला है। अरे मैंने बोला था बेसिक में, आपने सुना नहीं होगा। सवाल किस में बोला है? बेसिक में। बोलो अब क्या करें? OH माइनस। कितने OH? मनमानी 10 OH यहां जोड़ूं तो उधर भी तो जोड़ने पड़ेंगे। लो मैंने जोड़ दिया 10 OH माइनस, चलेगा? अब ऐसे छोड़ मत दो, थोड़ा देखो। 10H+ प्लस 10 OH माइनस, कितने पानी? पक्का? 10 पानी यहां और वहां 3 पानी किधर ले आओ। हाँ या ना? चलेगा ना? तो जब इसको फिर से बैलेंस करोगे एवरीथिंग विल बी सेम, बस यहाँ पे कौन आएगा? 7 पानी और वहां पे आएगा 10 OH माइनस। हाँ बेटा ठीक है। समझे कि नहीं समझे? पक्का समझ गए? रिएक्शन को तोड़ दो, एटम को बैलेंस करो, उसमें सबसे पहले एटम, फिर चार्ज और फिर जोड़ दो, खत्म। जितने का चेंज उतने इलेक्ट्रॉन। सर सारे बैलेंस हो जाएंगे? सारे बैलेंस होंगे, चाहे डिस्प्रपोर्शनेशन हो, चाहे फलाना ढिमकाना। अरे इंटरनेट चला गया। दूसरा नहीं सीखा, नो प्रॉब्लम, तीसरा सीखेंगे। बेसिक वाला आ जाओ। जब भी बोले बेसिक मीडियम, क्या बोले? सबसे हाँ, सब लोग सीखो ना। सब लोग क्या करो, पहले H+ लाके छोड़ दिया। अब बेसिक मीडियम में अपने को जोड़ना है OH माइनस। क्या जोड़ना है? तो कैसे जोड़े?
जितने H प्लस हैं उतने OH माइनस लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी चलेगा। जितने H प्लस हैं उतने OH माइनस, लेफ्ट हैंड में कि राइट हैंड में, कितने OH माइनस लिखे 10, 10H प्लस प्लस 10OH माइनस 10 पानी। अब पानी भी तो बनेगा ना, 10H प्लस प्लस 10OH माइनस 20 पानी। अच्छा पक्का ना, 10H प्लस प्लस 10OH माइनस 10 पानी। यहाँ कितने पानी है 10, और यहाँ कितने हैं 3, तो जब 3 इधर आएगा तो माइनस होगा ना, समझ गए, 7 पानी और यहाँ लिखा 10OH माइनस। आसान है क्या? नहीं, पहला मैं सिखाऊंगा, हम दोनों मिलकर करेंगे, तीसरा आपको करना है, आप है ना, लिखिए। आ जाओ, पहले एक वो सवाल देता हूं जो आप कर लो। MnO4 माइनस प्लस ऑक्सिलेट आयन से कन्वर्ट होके बन रहा है Mn प्लस 2 प्लस CO2। कितने बच्चे कर लेंगे रेज योर हैंड जल्दी से? अरे वाह, रफ्तार बढ़ाओ, अब थोड़ा रफ्तार में करो। सबसे पहले अच्छा बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम। अगर मैं मीडियम नहीं बोलता तो आप किस में बैलेंस करते? बेसिक में करते आप? कैसे पता एसिडिक में करते? सर करते ही नहीं। Mn प्लस 2 तो एसिडिक मीडियम में जाएगा, ये समझना पड़ेगा। Mn प्लस 2 लिखा है मतलब कौन सा मीडियम है? एसिडिक। आ जाओ जरा, ऑक्सीडेशन फटाफट करो, देखते हैं पहले कौन करता है। अब अगर कोई बोर्ड में देख रहा है इसका मतलब वो सॉल्व ही नहीं कर रहा है। कितने बच्चों ने बैलेंस कर लिया? रेज योर हैंड। यार बहुत धीरे कर रहे हैं आप। रिएक्शन को तोड़ दो, फिर आयन को, फिर चार्ज को, फिर जोड़ दो, खत्म। संभल के लिखो आराम से। लिख लिया होगा सबने? चलो सबने कर लिया होगा। अगर अभी भी कोई बच्चा नहीं कर पा रहा, एक आखिरी बार बोर्ड में आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिख लें, रिडक्शन हाफ लिख लें, जो पहले आ जाए रिडक्शन ऑक्सीडेशन चलेगा। ऑक्सीडेशन हाफ लिख रहा हूं मैं, लिख दूं क्या? रिएक्शन को सबसे पहले टुकड़ों में तोड़ लो, रिएक्शन को सबसे पहले टुकड़ों में लो, मैंने तोड़ लिया। MnO4 माइनस से बना Mn प्लस 2 चलेगा, तोड़ दो फिर बैलेंस करो, हाँ या ना? सबसे पहले चार्ज को कि आयन को? आयन को। आयन को बैलेंस करने का रूल है ऊ, सबसे पहले अदर एटम, उसके बाद ऑक्सीजन। कितने कार्बन है? 2। कितने कार्बन? 2। कितने ऑक्सीजन? 4। कितने ऑक्सीजन? 4। बैलेंस है, हाँ या ना? इधर आओ, Mn पे कितना चार्ज? प्लस, यहाँ कितना? प्लस 2। कितने Mn? 1। कितने Mn? 1। बैलेंस है, अदर एटम हो गया ना? ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन? कितने ऑक्सीजन? कितना पानी? 4 पानी। कितने H प्लस फ्री में आए? यहाँ लिख दिया H प्लस चलेगा। चलो आयन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? अगला नंबर चार्ज का, जितने का चेंज उतने इलेक्ट्रॉन, जितने का चेंज डन। आओ पहले वाले में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन? शानदार, जितने का चेंज उतने इलेक्ट्रॉन। आसान है कि नहीं है? इधर आओ, कितने का चेंज? 5 का ना भाई, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना, लेकिन अभी हो। किससे गुणा करूं? इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, चलेगा? कितने बच्चों ने ऐसा किया? रेज योर हैंड। अरे वाह, सब सीखे क्या? तो प्यारे बच्चों, जब आप इसको बैलेंस करोगे तो फाइनल आंसर आपके सामने आएगा, लिख दूं मैं? 16H प्लस प्लस 5 ऑक्सलेट आयन प्लस 2 MnO4 माइनस, हाँ या ना? इधर क्या बन रहा है बोलो? 10 CO2 प्लस 2 Mn प्लस 2 प्लस 4 दूना 8 पानी, चलेगा? अब मान लो यही सवाल कहता बेसिक मीडियम में बैलेंस करो,
OH माइनस जोड़ देते हैं ना, गलत। बेसिक मीडियम में Mn+2 नहीं होता, इसे भी बदलना पड़ता। नहीं समझे? उसने कहा मान लो भाई स्लाइटली बेसिक है न्यूट्रल मीडियम, तो ये होता MnO2। क्या होता? तो यहां लिखते MnO2, सारा बैलेंस करते, H+ आता, फिर OH लगाते, फिर पूरा लिखते। इज दिस क्लियर? अगर होता बेसिक मीट, सुना करो बेटा, अगर हो, नेवर नेवर डू इट प्लीज। अगर होता बेसिक मीडियम, कैसा मीडियम होता? तो ये Mn+2 होता कि MnO2 होता? लिखो यहां MnO2 मन में, मन में। फिर यहां क्या लिखते? फिर पूरा बैलेंस करते, फिर H+ आता, फिर OH जोड़ते। तो कभी कभी मीडियम के बदलने से वो स्पीसीज भी बदल जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखना है बच्चों। नीट में एक सवाल, समझ गए बच्चे? नीट में एक सवाल आया और सवाल कुछ ऐसा था, उसने कहा कि बताओ इसमें से ABC क्या होगा, बताओ कितने बच्चे से बैलेंस करना चाहेंगे, कर लोगे बैलेंस? अभी तो बैलेंस किया था आपने, आंसर आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो मेरे हिसाब से एक की वैल्यू है 16, थोड़ा दिमाग भी लगा लो। एक इसको बोला है Mn के पहले वाला, तो ए क्या होगा? ठीक। अब आपके पास दो विकल्प हैं, चाहे तो पूरा बैलेंस करके करो, इतनी सी जगह में रफ करो, बाकी सवाल की जगह खत्म, या तो हवा में करो। हवा में करना चाहेंगे, लेकिन हवा में तभी कर पाएंगे जब आपको ग्राम इक्विवेलेंट आता होगा, और वो तो आपको आता है। ये ना सोचो, ये ना सोचो क्यों हुआ, ये ना सोचो कैसे हुआ। अगर हुआ तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हुआ। अब एक बात बताओ, अगर ये सवाल सही है, नीट की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये सवाल, कभी कभी गलत भी तो होता है, अगर ये सवाल, तो इन चारों में कोई एक आंसर होगा। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने सर, इन चारों में कोई एक आंसर होगा। अब हमें यही सोचना है वो आंसर क्या है, राइट? मान लो, क्या बोला मैंने, ये आंसर है मान लो। अगर ये आंसर है तो Mn के पहले कितना आएगा? बहुत टैलेंटेड है, C2O4 के पहले, यानी जो स्टोइशियोमेट्री है वही तो मोल भी है, जो स्टोइशियोमेट्री है वही। अगर ये आंसर है, क्या बोला मैंने? अगर तो सुनते ही नहीं ना भाई साहब। अगर ये आंसर है तो इसके कितने मोल? 16। इसके कितने मोल? बस फिर क्या था, देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये आंसर है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट आयन, हाँ या ना? और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या मैं मोल वाला लगा दूं? यहां लिख रहा हूं मैं मोल इनटू एन फैक्टर, मोल इनटू, इसके कितने मोल माने? 16। इसका एन फैक्टर बोलो, ए एन फैक्टर माहिर होना, बराबर इसके कितने मोल माने? इसका एन फैक्टर क्या कभी इक्वल होगा? आई एम डैम श्योर ये आंसर नहीं है, ये आंसर, फिर क्या होगा आंसर? समझे कि नहीं समझे? अब मैंने इसे माना, मानो क्या माना? देखो अगर ये आंसर है, अगर, तो प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से अब बताओ MnO4 के कितने मोल? बढ़िया बच्चों, तो यहां लिख दो मैं 2 चलेगा, इंटू 5 चलेगा, उसके मोल 5, एन फैक्टर 10 बराबर, अरे यही है यही है यही है। समझे कि नहीं समझे? पक्का? हमारे एग्जाम में नीट में लिटरली बैलेंस करने के सवाल नहीं आते, कोफिशिएंट पूछे जाते हैं, एंड कोफिशिएंट कैन बी जस्ट विद द हेल्प ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यू डोंट हैव टू बैलेंस इन रियलिटी। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए वो मेथड भी आना चाहिए। मैं सीधे ट्रिक बता सकता था अगर इसकी कहीं आवश्यकता ना होती, मगर उसकी भी आवश्यकता है और इसकी भी है। रेडॉक्स का प्योर सवाल आया तो समय बचाने के लिए करना है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल आया तो फिर बच्चे को ऐसे भी करना आना। एक सवाल अब पूरी क्लास मिलकर करेगी, बेहतरीन सवाल बाकी है, चलेगा? एक बार लिख लो, अगला सवाल आप सबके लिए। ऑनलाइन वाले बच्चों अगर ये लैग की दिक्कत अभी भी है, जहां तक मुझे पता है शायद इस पे काम चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, एंड इट्स इंप्रूविंग डे बाय डे। तो अगर कोई भी सवाल आए
तो आप ग्राम इक्विवेलेंट से स्टोइकियोमेट्री जज कर सकते हैं। किसी एक को सही मानो। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें भी कमी ढूंढते हैं, सर मान लो फोर्थ ऑप्शन हुआ, सर 3 वेरीफाई करने पड़ेंगे। थोड़ा दिमाग भी लगा लो, फिर एक बार लिख लो तो चेक करो कौन सा नंबर रखने से बैलेंस हो रहा है। नहीं समझ पाए? कुछ क्या कहते हैं कि सर पहला वेरीफाई किया नहीं हुआ, दूसरा किया नहीं हुआ, तीसरा किया, सर 4 बार वेरीफाई करना पड़ रहा। लाला, पहला वेरीफाई किया तो वहीं पे एक बार नंबर रख के सोचो ना कब इक्वल होगा। नहीं सोच सकते क्या? ठीक है, चलेगा। आगे बढ़े क्या? एक सवाल बढ़िया करते हैं, फिर आप सारी कहानी को समझ जाओगे। आओ मैं एक बार फिर से सम अप करता हूं। रिएक्शन को बैलेंस करना, 2 टुकड़ों में तोड़ लो, तुम को बैलेंस करो, प्लस OH माइनस। ए, मैंने OH माइनस बोला तो एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम, मतलब आपको बैलेंस बेसिक मीडियम में करना है। डन। अब प्यारे बच्चों, इसका कन्वर्जन हो रहा था Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस में। ए रुको एक मिनट, आगे बढ़ने के पहले, अगर हाँ यहाँ पे, सॉरी, अगर यहाँ पे OH माइनस आयन नहीं होता तो कितने बच्चे मुझे इसका फैक्टर बता सकते थे? बता दोगे ना? 1 2 3 4। नोट्स जाके पढ़ने का समय नहीं मिलता होगा, है ना? इतने बिजी रहते हैं ना आप लोग कि समय नहीं मिलता आपको। खैर बेटा, मैं बता देता हूँ, रट लो, है ना? केस 3 है। नोट्स रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने यार, वो फिर मजा नहीं आएगा। जो ग्रिप होती है ना चैप्टर में, जो कॉन्फिडेंस होता है यार, अब दुनिया के सारे केस हमने पढ़ लिए, सब बनेगा, वो आप नोट्स रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं आएगा। चलो, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, शुरू हो जाइए। हर एटम पे चार्ज लिखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दोबारा ड्रॉप नहीं लेना है, ये हर दिन अपने आप को रिमाइंड करते रहना प्लीज। सब कुछ करना, लेकिन पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। आप जो सोच के आए थे वो किसी कीमत पे इस साल चाहिए ही चाहिए, है ना? और अच्छे कॉलेज जाएं यार, तब तो फायदा है। लापरवाही करी तो फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। एक सवाल की कीमत, मतलब वो बच्चे जो 600 की रेंज में होते हैं, एक एक सवाल उनके लिए इंपॉर्टेंट, एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एक होता है सिलेक्शन के लिए, चलो ठीक है सिलेक्शन तो हमने सिक्योर किया, लेकिन जब आप 590 600 के रेंज में होते हो ना, सिंगल सिंगल न्यूमेरिकल कैन मेक अ डिफरेंस। और वो क्या हो सकता है, नोबडी नोज। ये वही वाली बात है कि 33 नंबर लाना आसान होता है 100 में, 33 से 60 बढ़ना भी आसान हो जाता है, 60 से 90 पहुंचने में बहुत जान लगती है, और 95 पहुंचने में उतनी ही जान लगती थी 90 में, और 95 के बाद 99 में जान ही बस लगती है। समझ पा रहे हैं क्या? इट टेक्स एफर्ट। उस रेंज के बाद जितना आपको बढ़ना है इक्वल एफर्ट लगते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि वही उतनी मेहनत करोगे तो उतने नंबर और बढ़ जाएंगे। एफर्ट उतने लगेंगे लेकिन नंबर थोड़े थोड़े बढ़ेंगे। यू हैव टू बी मोर केयरफुल, यू हैव टू बी मोर प्रिसाइज। एक चीज को समझना होगा, तब नंबर बढ़ते हैं। 600 तक ठीक है, कंटेंट का काम है, उसके बाद आपको हर चीज पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब 650 670 नंबर आएंगे। समझ पा रहे मेरी बात को? तो वो छोटी छोटी चीजों पे काम करिए, वही आपको काम करना है, छोटी छोटी चीजें, ओवरऑल तो दिमाग में रहेगा। लिख लिया होगा सबने? बैलेंस करिए, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, लिखिए, बैलेंस करिए। अब ये मैं क्यों करा रहा हूं? ऐसा कहीं मैंने देखा था, कुछ किताबें, कुछ लोग कहते हैं कि डिसप्रपोर्शनेशन को इस मेथड से बैलेंस नहीं करते। मैं अभी करके बता रहा हूं। तो मैं बस ये बताना चाहता हूं, नो एक्सेप्शन, ऐसा कहीं सुन लेना तो ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया की हर रिएक्शन बैलेंस होगी इन दोनों मेथड से, बशर्ते आपके कंसेप्ट सही है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी बैलेंस होगा। इट्स अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, हाँ ये सही है, बैलेंस करिए। कर लोगे सब लोग? चलो आइए, मैं लिख रहा हूं Cl2 0 -1 +5। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ, तो लिख देता हूं मैं, Cl2 से क्या बना दो, ClO3 माइनस। अब यहां पे फिर से Cl2 ही लिखना पड़ेगा, समझ पाए ना? Cl2 से क्या बना दो, Cl माइनस। आओ बैलेंस करते हैं, 2 टुकड़ों में तोड़ दो, तोड़ लिया। अब दोनों को बैलेंस करना शुरू कर दें। कितने क्लोरीन है यहाँ पे? ए, सबसे पहले चार्ज को कि आयन को? और आयन को बैलेंस करने का रूल है ऊ, अदर एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, भूल मत जाना। कितने क्लोरीन है? 2। कितने क्लोरीन? 2। कितने ऑक्सीजन? 6। कितना पानी? इधर जोड़ूंगा पानी, हाँ या ना? कितने H+ फ्री में आए? यहां लिख दो 12 H+, चलेगा? शानदार। पहली रिएक्शन बैलेंस हुई कि नहीं हुई? हो गई। आओ चलते दूसरे में। कितने क्लोरीन? 2। कितने क्लोरीन? 1 2, खत्म। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का लफड़ा, चलेगा। आयन को बैलेंस कर दिया। अब किसको बैलेंस करें? चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को, राइट? नहीं, चार्ज बोला करो, चार्ज को बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन।
चार्ज को बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ। अब सीखे कि नहीं सीखे? अब चार्ज को वही मैंने कहा पहली बार में नहीं आएगा क्योंकि अपने तरफ धीरे नहीं चल सकते ना, तो दूसरी में आ जाएगा, तीसरी में आ जाएगा। आओ समझते हैं। अब चार्ज को बैलेंस करें, रूल बोलो, जितने का चेंज उतने इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा फंडा है, जितने का चेंज। आसान है ना? ऑक्सीडेशन है तो उधर, रिडक्शन है तो, चलो पहला वाला ऑक्सीडेशन है कि नहीं है? कितने का चेंज है? 0 से +5। एक एटम पे तो 2 एटम पे, यहां लिख दो 10 इलेक्ट्रॉन चलेगा। नीचे आइए जरा, बहुत बढ़िया शानदार, लिख दो 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा। अब बताओ मैं ऐसे ही जोड़ दूं, कुछ करना पड़ेगा? सर इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना। लो मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर लोगे क्या? आओ लिख लेते हैं, कितना आया? 6 पानी प्लस, रुको, Cl2 प्लस 5 Cl2, Cl2 प्लस 5 Cl2, डन। यहां लिख दो मैं 6 Cl2 चलेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो चुका है, उधर आते हैं, ये लिखा मैंने 2ClO3 माइनस, यहां लिखा मैंने 2ClO3 माइनस प्लस 10Cl माइनस प्लस, कुछ बचा क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए ना, 12H प्लस। बोलो ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस तो है, मगर कहां? लेकिन सवाल बोलते से क्या बोल दिया था? OH माइनस, देखो बेसिक मीडियम की ओर इशारा कर रहा था। तो यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन इन विच मीडियम? अब बताओ क्या करे पूरी क्लास? क्या करे? OH माइनस जोड़े, कितने जोड़े? किधर? इधर भी, और यहां लिख दो मैं 12 OH माइनस चलेगा, तो इधर भी मुझे 12 OH माइनस आयन लिखने पड़ेंगे, हाँ या ना? अब बताओ ऐसे ही छोड़ दूं, कुछ और करूं? अब थोड़ा सा चेक करो सर, पानी वानी है ना? आओ देखते हैं, 12H प्लस, बस बस, हाँ बस बस। तो प्यारे बच्चों आज यहाँ पे कितने OH आए? 12। इधर बोलो 12H प्लस 12OH, कितना पानी? 12 पानी, 12 पानी माइनस 6 पानी, यहाँ आएगा 6 पानी, यहाँ आएगा 12 OH। बोलो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? एक बार करो बैलेंस और देखना उसमें 2 का कॉमन फैक्टर आएगा, उससे डिवाइड करना, फाइनल आंसर आएगा। चलेगा? प्यारे बच्चों खुशखबरी सुना दूं, आप पढ़ रहे थे रेडॉक्स, यहाँ पे रेडॉक्स समाप्त हुआ, खुशी नहीं मिली आपको? रेडॉक्स खत्म हो गया है। हाँ बस बस, इसे बैलेंस कर लोगे ना? 1 मिनट, अभी बैलेंसिंग का सिलसिला जारी रहेगा इलेक्ट्रो में भी, ये मत सोचना ये पे खत्म हो गया, ठीक है? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रो पढ़ाना है तो मैं प्लानिंग ऐसे लेके चल रहा हूँ, कुछ वहां कराऊंगा। डन? प्यारे बच्चों आपका होमवर्क होगा, होमवर्क लिखो नंबर 1, कंप्लीट रिवाइज, कंप्लीट शॉर्ट नोट्स। आधों को होमवर्क से मतलब ही नहीं है, बोले कोई चीज होती करने की क्या? लिखिए कंप्लीट रिवाइज, कंप्लीट होमवर्क एंड शॉर्ट नोट्स, मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, एक बार चेक करना पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है क्या उससे। लिखो कंप्लीट शॉर्ट नोट्स, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, किसी पास मॉड्यूल है क्या? एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 भी पूरा कर रहे हो आप, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, ELP कंप्लीट, और एक्सरसाइज 3 सबसे लास्ट में करेंगे, और ये कल के कल में होना चाहिए, परसों से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, मतलब मंडे से। पूरा ध्यान पूरा फोकस इलेक्ट्रो में चाहिए, ये रेडॉक्स खत्म होना चाहिए। डन? आपका होमवर्क रहेगा रेडॉक्स में एक्सरसाइज 3 में, आपको टोटल देने हैं आधे घंटे, हाफ एन आवर, 20 मिनट सफिशिएंट है, फिर भी हाफ एन आवर ले लो। हाफ एन आवर में एक्सरसाइज 3 खत्म करना है घर में OMR शीट में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।